आपने जादू देखा होगा, पानी में आग लगी, देखा ना, पानी में आग लगी जैसे, तो वहां पे वो जादू वादू नहीं दिखाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर लेके आ गया हूं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट लेके। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। इस स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को हम पहले इस चैप्टर के वेटेज जान लेते हैं। जो 2021 का सैंपल पेपर आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आया हुआ है, सैंपल पेपर 2021 के हिसाब से बता रहा हूं, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल जो क्वेश्चन आए हुए हैं 5 मार्क्स के आए हुए हैं इस चैप्टर से। तो आई होप आपको ये वेटेज क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं एक बात बता रहा हूं यहाँ पे पीवाईक्यू के बारे में। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्लास 10th के लिए है, जिसमें आपको मैथ्स और साइंस के वीडियोज मिलेंगे। और ये आपको मिलेगा कैसे, 10 रुपीज पर चैप्टर। और यदि आपको पूरा पैकेज लेना तो 99 रुपीज में आपको साइंस का मिलेगा, 99 रुपीज में आपको मैथ्स का मिलेगा। जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है आप उस चैप्टर का भी पीवाईक्यू ले सकते हैं। इसके फीचर्स क्या है, यदि हम फीचर्स की बात करें तो अनलिमिटेड वीडियोज हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोज हैं, 280 प्लस एचडी वीडियोज हैं, क्लास नोट्स पीडीएफ अवेलेबल हैं, और फ्री 2021 का सॉल्व सैंपल पेपर भी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्लास 12th का भी हमने मैथ्स का पूरा पीवाईक्यू रिकॉर्ड कर रखा है। तो आप यहाँ पे क्या करें, इसके भी फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स भी वही है, सेम अनलिमिटेड वीडियोज मिलेंगी आपको एक्सेस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोज मिलेंगी, 150 प्लस एचडी वीडियोज मिलेंगी, आपको क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, और आपको फ्री 2021 का सॉल्व सैंपल पेपर मिलेगा। और ये मिलेगा कहां पे, आप काइट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को। तो चलते हैं और पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यदि हम डिवाइड करें तो 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं, एक तो आपका मेटल्स होता है, एक आपका नॉन मेटल होता है, एक आपका मेटलॉइड होता है। तो हम बात करेंगे एक एक करके, सारी चीजों को पढ़ेंगे। जैसे इन जनरल में इंट्रोडक्शन दूं आपको, तो मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स आपकी क्या प्रॉपर्टी शो करती हैं, वो करती है डक्टिलिटी, डक्टाइल, है ना, मेटल्स आर डक्टाइल, सोनोरस, है ना, इस तरीके की प्रॉपर्टियों को ये शो करता है ना, मेलिएबिलिटी, है ना, ये प्रॉपर्टीज को शो करता है। अच्छा, या गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स इन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, नॉन मेटल्स इन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। अच्छा, अब हम बात करें यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात कर ली, तो मेटलॉइड किसे बोलेंगे, फिर उसके बाद मेटलॉइड बोलते हैं हम उसे, मेटलॉइड उसे बोलते हैं सिंपली जो क्या मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखे और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखे, दोनों क्या रखे, दोनों प्रॉपर्टीज को रखे, उसे क्या बोलते हैं हम, मेटलॉइड्स बोलते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली प्रॉपर्टीज की बात करें, तो पहली प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब समझते हो, ये हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में, वेरी थिन वायर्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन वायर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जैसे अब हम बात करें, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की हम बात करते हैं, जब जो गोल्ड होता है आपका सबसे अच्छा डक्टाइल होता है, कैसा होता है, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है ना, याद रख लेना इस बात को, डक्टाइल मेटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि स्पेशली यदि आप देखा जाए तो आपको इमेजेस में भी दिखा रहा है, देखो क्या है, इस तरीके से वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो देखो लिखा हुआ भी है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उसको क्या बोलते हैं हम, डक्टिलिटी बोलते हैं। मतलब एबिलिटी हो वो किस में कन्वर्ट करनी, थिन वायर्स में कन्वर्ट करनी, उसे क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो हम अगला देखते हैं प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल बोले तो उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, थिन शीट्स में। कब करेंगे थिन शीट्स में कन्वर्ट, जब हम इनको क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग या बीटनिंग करने पे क्या हो जाती है, मेटल्स आपकी सिंपली थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मेलिएबल। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हैमर है, हैमर से हमने क्या किया, मेटल को क्या किया, है ना, बीट इन किया, जैसे बीट करने पे किस में कन्वर्ट हो गया, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है,
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती हैं? तो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखना एक बात, यदि आपसे पूछा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, तो आप बोलोगे वहां पे क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं जनरली यदि देखा जाए तो क्या होते हैं बच्चे पार्टी, इनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब जब आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब तब क्या होगे, वो कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे आपको क्या दिया गया, एक क्रिस्टल लैटिस दिया गया है, ठीक है ना, देखा जाए मेटल्स है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके ये रेड वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, नेक्स्ट होती है प्रॉपर्टी आपकी, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब क्या, शाइनी नेचर के होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शाइनी नेचर की जब बात की जाती है सिंपली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शाइनी नेचर, है ना। देखो इस तरीके से जैसे गोल्ड भरा पड़ा है, देखो तिजोरी में क्या भरा पड़ा है, गोल्ड भरा पड़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका मेटल्स होता है वो कैसा होता है, सोनोरस। मतलब सोनोरस बोले तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, बेल्स है ना, बजती है ना बेल्स, टन टन टन, इस तरीके से, है ना, एक पीरियड टन, दो पीरियड दो टन, है ना। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो क्या होते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से। या मंदिर में आप जाते होगे तो क्या लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े बेल्स लगे रहते हैं, उनको आप बजाते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, क्या मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इनके क्या होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ध्यान रखना, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो क्या होता है, आपका सिल्वर होता है और कॉपर होता है। जो सिल्वर सबसे अच्छा होता है, सिल्वर आपका जो होता है वो बहुत ही अच्छा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अच्छा, अब बात किया जाए यहाँ पे, लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कैसे होते हैं लेड और मरकरी, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और आपको पता है जो मरकरी होता है, सिंपली यदि बात की जाती है मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर में, ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब बात आती है यहाँ पे सिंपली, यहां पे अब बोला नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स हम किसे बोलेंगे, हम यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं। नॉन मेटल्स हम उन्हें बोलेंगे जो कौन सी प्रॉपर्टी को शो ना करे, जो प्रॉपर्टीज को शो ना करे, डज नॉट शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। कौन कौन सी बताओ, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका नंबर वन प्रॉपर्टी हो गई डक्टिलिटी, है ना, डक्टिलिटी। दूसरी होगी मैलिएबिलिटी, है ना। तीसरी हो गई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कैसे होते, पुअर कंडक्टर होते जनरली, कैसे होते, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना, है ना, ये गुड कंडक्टर ना होते कैसे होते, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, यहाँ पे मैं यहाँ पे गुड नहीं लिख रहा हूं, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट लिख रहा हूं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप देखो नॉन मेटल्स में इधर क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे और गैसेस होंगे, लेकिन यहां पे एक्सेप्ट ब्रोमीन को छोड़ के, जो आपका ब्रोमीन होता है वो जनरली कैसा होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, क्या लिखाया था, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, है ना। अब इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। मतलब मैंने पहले बताया ये प्रॉपर्टी क्या नहीं करता, शो नहीं करता, ना तो मैलिएबल होता, ना डक्टाइल होता, ना ही ये सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली एक्सेप्शन की, कुछ बात करते हैं जो जनरल एक्सेप्शन है आपके अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। जैसे पहला बात किया जाता है यहाँ पे, जो आपकी मेटल्स जनरली कैसी होती है, सॉलिड्स होती हैं। कैसी होती हैं, सॉलिड्स होती हैं। समझना, यहाँ पे मेटल्स जनरली जो होती है सॉलिड्स होती हैं, लेकिन आपका एक एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के। मरकरी कैसा होता है, जो मरकरी होता है वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिक्विड स्टेट में होता है, वो भी रूम टेम्परेचर पे, है ना। रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहां पे लिख रहा है, सिंपली देखोगे यहां पे क्या लिख रहा है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हमने पहले बताया था आपको, बट क्या लिख रहा है, बट गैलियम एंड सीजियम, जो सीजियम होता है याद रखना, जो सीजियम होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, कैसा होता है, लिक्विड, तो याद रखना सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन पाल्म, मतलब योर पाल्म, मतलब पाल्म आप गद्दी पे जैसी रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जैसी रखेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड, मेल्ट हो जाएगा, कैसा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, तो सीजियम के बारे में पता चला, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट बात क्या है आपकी, नेक्स्ट बात की जाए, जो आयोडीन होता है, जो आयोडीन होता है वो कैसा, नॉन मेटल है, आयोडीन कैसा है आपका, जनरली नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो कैसा होता है, नॉन लस्ट्रस, सॉरी कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, कैसा होता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यदि आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लस्ट्रस की थोड़ी स्पेलिंग सही लिख देता हूँ बच्चे पार्टी, LUSTROUS, तो देखो लस्ट्रस, तो देख सकते हैं इस तरीके से, देखो शाइनी कर रहा है, कैसा है, शाइनी, आपको पता है ना शाइनी नेचर का होता है, तो देखो ये एक्सेप्शन है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे सिंपली जो कार्बन है, अब हम कार्बन भी कैसा है, नॉन मेटल है, समझना, अभी यहाँ पे कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है, लेकिन ये किसमें एडजस्ट करते हैं, इसके एलोट्रॉप्स भी एडजस्ट करते हैं, क्या है, एलोट्रॉप्स। अभी आप पढ़ोगे, जब मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्या पढ़ाऊंगा, अच्छे से आपको सिंपली क्या बताऊंगा, वहां पे वन शॉट लाऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। जैसे एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं आपके, मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ जनरली, ग्रेफाइट, पहला क्या है, ग्रेफाइट, और जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, याद रखना इस बात को, इस फैक्ट को याद रखना, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अच्छा अब क्या हुआ इसके बाद, अब हम बात करें ग्रेफाइट के बाद आता है डायमंड, है ना, दूसरा कौन सा होता है, एलोट्रॉप, डायमंड, तीसरा होता है फुलरीन्स, बकमिनिस्टर फुलरीन्स ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं, डायमंड क्या है, डायमंड देख सकते हो यहाँ पे, ये बहुत ही हार्ड होता है, रिजिड होता है, कैसा होता है, रिजिड होता है, ठीक है ना, इतना क्लियर। अच्छा और शाइनी नेचर का होता है, कैसा होता है, शाइनी नेचर का, तो देख रहे हो आप यहाँ पे शाइनिंग बहुत करता है और इसीलिए इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है, आपने देखा होगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब देखते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट, जो आप ग्रेफाइट देखते हो पेंसिल्स में, पेंसिल्स में देखते हो जो आपका ब्लैक कलर आता है वो क्या ग्रेफाइट होता है आपका, कैसा होता है ग्रेफाइट। और जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है जनरली वो कैसा होता है, लेयर वाइज होता है, कैसा होता है, लेयर, है ना, सिंपली याद रखना, स्लाइड्स के फॉर्म में होता है, जैसे दिखा देता हूं यहाँ पे इस तरीके से, देखो लेयर वाइज स्ट्रक्चर है, कैसा, लेयर वाइज स्ट्रक्चर, तो देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। अच्छा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या है हमने पहले ही बताया था, ये कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर होता है, तो आप बता देंगे क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर रिपीट कर देते हैं कुछ बातें बार बार, क्योंकि जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं रिपीट जानबूझ के करता हूं, क्योंकि बच्चा वहां पे गलती करने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने ये लेयर भी बता दिया था आपको, लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं फुलरीन्स, इसको फुलरीन है ना, इसको क्या बोलते हैं, फुलरीन्स बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आप डायग्राम देख सकते हैं फुलरीन्स का, है ना, कैसा है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ पे पूछता भी है वो, है ना, यहाँ पे सिंपली वो पूछता भी है कि जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर्स का डिस्कवरी किसने किया है, तो आप बोलो बकमिनिस्टर फुलरीन्स ने। ठीक आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन कट विद ए नाइफ, मतलब नाइफ से, सिंपली आपने नाइफ लिया है ना, नाइफ से आप क्या कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे, इस तरीके से नाइफ है ये, है ना, और आप सोडियम मेटल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा आसानी से। देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो ये आपके क्या है, रॉड्स हैं दो, ठीक है ना, इसको तो आसानी से कट कर लिया। और एक बात और ध्यान रखना, इनको हम केरोसिन में रखते हैं, किसमें रखते हैं, केरोसिन, समझते हो, मिट्टी का तेल, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल रखते हैं, उसमें इसको रखते हैं, है ना, क्योंकि ये एयर से, यदि आपने मान लो इसको केरोसिन में नहीं रखोगे, एयर में रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही क्या रिएक्शन कर लेगा एयर के साथ, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो आपका ये होते हैं जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। आपको पता अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्कली इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसमें हो जाए, ये डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, किसमें, डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, इसीलिए।
ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है अल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होती है? लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बात किसकी कर रहा है, सिंपली देख लेते हैं यहाँ पे। यदि आपने व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, यदि हम मेटल को बर्न करेंगे एयर में तब क्या होगा, तब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जब जनरली मेटल्स क्या होती हैं, यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जैसे आपको मैं बताता हूं मैग्नीशियम का, यदि आपको याद हो हमने ये बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। जब आप क्या मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो क्या मिलता है आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो याद रखना जितनी भी ऑल मेटल्स है ना कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है ना। अभी आप याद रखो जब आप 11th 12th में आएंगे, 11th क्लास में आप पढ़ेंगे है ना अच्छे से, जब आपको कुछ चीजें नए टर्म्स पता लगेंगे। अभी तो मैं यहाँ पे सिर्फ जनरली आप याद रखो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है या मेटल ऑक्साइड ही बनता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो एग्जांपल लिया है, लिखा हुआ है यहाँ पे मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से की तो मेटल ऑक्साइड बना। अच्छा देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है मैग्नीशियम रिबन वाला। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन की किससे रिएक्शन कराई, हमने सिंपली किससे करा दी, ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराई। तो क्या मिल गया हमें मिल गया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली यदि देखा जाए, जैसे मान लो मैं कॉपर ले लूं, कॉपर की रिएक्शन है ना ऑक्सीजन से करा दूं तो क्या मिलेगा आपको, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है ना, CuO। ठीक है ना, आप इसको एक्चुअली क्यूप्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं, तो याद रखना। या आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा दो, किससे, एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप करा दो ऑक्सीजन से, तब भी आपका क्या बनेगा 2 टाइम्स Al2O3 मिल जाएगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसे बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो मेटल ऑक्साइड होती है जनरली वो कैसी होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। बेसिक नेचर बोले तो किसे बोलेंगे, बेसिक नेचर हम बोलते हैं सिंपली, आपको पता हो कि रेड लिटमस पेपर को वो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा अच्छे से, मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाया था 1 शॉट, वहां पे मैंने बताया था, वहां पे मैंने रिएक्शन भी कराई थी यदि आपको याद हो। तो देखो जब रेड लिटमस पेपर को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम सिंपली बेसिक नेचर। क्या हो जाएगा फिर वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली अगला क्या होता है। सिंपली यदि हम बात करें मेटल ऑक्साइड है, जैसे कोई भी है, हर मेटल ऑक्साइड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल ऑक्साइड आपके डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में, किसमें, डिजोल्व हो जाए वाटर में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर मतलब तो ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा कि भाई डिजोल्व होंगे या फिर नहीं होंगे। सॉल्युबिलिटी को देखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे आपके अल्कलीज मेटल को ले लें। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो ऑक्साइड लिया आपने, सोडियम ऑक्साइड लिया Na2O, आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया, अल्कली क्यों बोलते हैं, देख लो यहाँ पे। तो ये क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है NaOH। तो देखो ये डिजोल्व हो गया, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, ये कैसे होते हैं, अल्कलीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्कलीज बोले तो ये बेसिक अल्कली बोले, या इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे K2O ले लिया, पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया हमने। पोटेशियम ऑक्साइड को भी जब वाटर में डिजोल्व किया तो क्या मिल गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, KOH मिल गया। अच्छा, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया। Na2O क्या, S मतलब सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, L मतलब लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना, मतलब हमने इसको डिजोल्व किया हुआ H2O में, ठीक है ना। क्या मिल गया होगा, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया होगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहा है कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं, देखो लिखा हुआ है कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो क्या कैसे बिहेव करेंगे, जो एसिडिक भी बिहेव करेंगे और बेसिक भी बिहेव करेंगे। एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। मतलब तो ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, जो एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी होंगे और बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करेंगे। तो ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया Al2O3, ठीक है ना, आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, ये दोनों तरीके से बिहेव करता है, ठीक है ना। ये आपके एम्फोटेरिक हैं, क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं,
ये एसिडिक की तरह भी बिहेव करेगा और बेसिक की तरह भी, मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन कर लेगा और बेसिक से भी रिएक्शन कर लेगा। जैसे भी मैं दिखाता हूं आपको, जब हम इसकी रिएक्शन HCl से कराएंगे तब भी कर लेगा, है ना, और जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, बेस से कराएं, तब भी कर लेगा। तो देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ETC शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, वो दोनों बिहेवियर को रखता है, लिखा हुआ है। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको अपन बोलते हैं सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करें, नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो एक बात तो ध्यान रख लो यहां पे, सिंपली यदि आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन, समझना यहां पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन आप एसिड से कराएं, है ना, आप एसिड से कराएं या बेस से कराएं, या बेस से कराएं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको पहला तो मिलेगा यहां पे सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। तो देखो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, सिंपली क्या हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। जैसे हम दिखा सकते हैं यहां पे, देखो जब आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, Al2O3 की रिएक्शन हमने HCl से कराई, देख सकते हो आप यहां पे लिखा हुआ अभी HCl से कराई, तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा, है ना, क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा। आई होप आपको यहां पे क्लियर होगा। अच्छा अब हम बात करें, यदि मान लो हम एल्यूमिनियम Al2O3 की रिएक्शन ही किससे कराएं, बेस से करा दें NaOH से, तब क्या मिलेगा, तब मिलता है आपको सोडियम एल्यूमिनेट, इसको क्या बोलते हैं NaAlO2, और प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर मिल जाएगा, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। इसका नाम क्या होता है, सिंपली नाम भी याद रख लेना, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, है ना। आई होप आपको क्या हो गया होगा, यहां पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछा जाए यहां पे सिंपली, है ना, सिंपली यहां पे पूछा जाए, जैसे मान लो आपको जिंक की रिएक्शन करा दें, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम HCl से करा दें, तब क्या बनेगा बच्चा पार्टी, तब बनेगा आपका सिंपली सॉल्ट प्लस वाटर, प्लस वाटर मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते, देखते हैं क्या बोलता है। अगला बोल रहा है यहां पे, देखा जाए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के साथ क्या देख रहे हैं, इसकी रिएक्टिविटी देख रहे हैं। तो देखो क्या बोला, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन, डिफरेंट मेटल होगी, डिफरेंट रिएक्टिविटी होगी उसकी, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था यहां पे, सिंपली यदि आपको पता हो, जो पोटेशियम है, पोटेशियम और सोडियम, है ना, यदि आप इनकी रिएक्शन एयर से कराओगे तो क्या हुआ, सिंपली यहां पे कैच फायर, फायर को क्या कर लिया, कैच कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा। इसीलिए हम जो सोडियम और पोटेशियम है इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। हमने बताया भी था आपको स्टार्टिंग में, है ना, कि सोडियम पोटेशियम कहां रखते हैं, हम केरोसिन में रखते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो आपका लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, ये किस में रखा हुआ है, केरोसिन में रखा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है द प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल, मतलब क्या है, यदि मान लो, जो क्या होता है, बहुत से बच्चे लेबोरेटरी में जाते हैं, वो ध्यान नहीं रखते हैं, उन्होंने सोडियम थोड़ा चुरा लिया, है ना, एक फ्रेंड था हमारा, उसने चुरा लिया, अब उसने थोड़ी देर ही 2, 4, 5, 10 मिनट बाद क्या हुआ, उसके हाथ में क्या लगने लगी, हाथ उसका जल गया था। तो भाई कभी भी, इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए आपके टीचर्स बोलते हैं कि आप लेबोरेटरी में बिल्कुल ध्यान रखें, किसी चीज को आप टच ना करें, डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप या तो स्पैचुला लें, उससे टच करें, है ना, इन चीजों से ही आप केमिकल्स को उठाएंगे। अच्छा अब देखो फायर्स कर लेगा, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, किस में रखा जाता है, इसको केरोसिन में रखा जाता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, अब यदि हम बात करें कुछ टेम्परेचर, मान लो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, सरफेस पे, जैसे आपकी बना ली कुछ मेटल्स क्या बना लेती, ऑक्साइड लेयर बना लेती है। यदि मान लो मेटल्स की रिएक्शन, कुछ मेटल्स की रिएक्शन आपने किससे कराई, ऑक्सीजन से कराई, तो आपको पता है क्या बना लेती हैं, वो मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं। हमने अभी हाल ही बताया था, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे तो वो क्या बना लेंगे, एक तरीके से ऑक्साइड लेयर बना लेंगे अपने ऊपर, ठीक है ना। इस तरीके से मेटल होगी और उस पर क्या आ जाएगी, मेटल ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। तो देखो अब जिंक हो गया, लेड हो गया, ETC आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, वो क्या बना रहे, थिन लेयर बना लेते हैं। इसलिए तो देखो एल्यूमिनियम को हम किस में यूज करते हैं, इसीलिए तो एल्यूमिनियम को हम गोल्ड फॉइल के लिए यूज करते हैं, है ना, गोल्ड फॉइल नहीं, सॉरी, कौन सा, एल्यूमिनियम फॉइल। आपने देखा फूड पैकिंग के लिए, किसके लिए, फूड पैकिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसीलिए क्योंकि एल्यूमिनियम फर्दर रिएक्ट ही नहीं कर पाता, ये आपका सिंपली, है ना,
सिंपली आपने पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम का क्या, आपको जब लेयर आ जाएगी ऊपर तो फर्दर क्या नहीं कर पाएगा, रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो मेटल होगी फर्दर एयर से रिएक्शन ही नहीं कर पाएगी, इसीलिए फूड प्रिजर्व रहता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जैसा कि मैंने बताया था फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए याद रखना आपका ये क्वेश्चन बहुत बार किसमें आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, बहुत बार पूछा गया है। यदि आप देखेंगे तो बहुत बार ये पूछा गया है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली जो मेटल जनरली होती हैं, यदि हम बात करें जो सिल्वर और जो गोल्ड होती हैं, मान लो आपकी, चलो सारी मेटल्स ऐसा थोड़ी ना कि एयर से रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही करेंगी, ऐसा नहीं होता ना, सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी। जो आपका सिल्वर होता है और गोल्ड होता है ये रिएक्शन नहीं करती किसके साथ, एयर के साथ, याद रख लेना। इवन एट हाई टेम्परेचर, आप हाई टेम्परेचर भी कर दो तब भी किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स वाटर। देखो यदि हम पोटेशियम की रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, याद रखना H2O, तो क्या मिल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है प्लस H2, हीट एनर्जी निकल रही है। आपको पता है जब जब हीट एनर्जी निकलती है तब तब रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। इतना आपको क्लियर हो गया, एक्सोथर्मिक मींस हीट का निकलना, ठीक है ना। जब जब एनर्जी निकले उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। मतलब ये दोनों ही रिएक्शन कैसी हैं आपकी, एक्सोथर्मिक है। मतलब Na की रिएक्शन भी जब आप H2O से करा रहे हो तो क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब एक बात तो आपको क्लियर होगी यहाँ पे, मैं सिंपली, आपने एक जादू देखा होगा, पानी में आग लगी, देखा है ना, पानी में आग लगी जैसे, तो वहां पे वो जादू वादू नहीं दिखाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, सिंपली सोडियम मेटल को डाल देते हैं। मींस वो इतनी ज्यादा क्या होती है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि क्या होने लगता है, कैच फायर, फायर को कैच कर लेती है। तो याद रखना वो जादू नहीं होता है, सिंपली सोडियम मेटल आप डाल देते हैं। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करें यहां पे सिंपली, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, बहुत तेजी से कोल्ड वाटर से क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे सिंपली, बात की जाए जैसे कैल्शियम है, अब ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, सोडियम तो कैच फायर कर लेता है, लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे आप कैल्शियम को लेते हैं तब ये फायर को कैच नहीं करता, क्यों, ये भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इतनी ज्यादा आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है जिससे वो क्या कर सके, ये आपकी क्या कर सके, कैच फायर कर सके। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा, है ना, कैच फायर कर सके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जब आप कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 मिल गया, हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने कैल्शियम लिया, है ना, कैल्शियम सॉलिड है, जब आपने जैसे इसको वाटर में डिजोल्व किया H2O में, तो देखो क्या मिला आपको, आपको मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, प्लस H2 गैस, ये गैस इवॉल्व होगी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप देखोगे जब PYQ उठा के देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो कि इस तरीके से पूछा गया था, कैच, क्योंकि कैल्शियम क्या नहीं करता, कैच फायर नहीं करता, लेकिन सोडियम कर लेता है। तो आप देखोगे उठाओगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो आपको सिंपली मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूँ, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, जो कैसा हुआ, मिल्कनेस आ गया, ठीक है ना, मिल्कनेस आ गया। तो देख सकते हो आप यहाँ पे वही रिएक्शन का क्या है, आप इतनी एक्सोथर्मिक कोई, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी। हीट रिलीज तो यहाँ भी होगी, याद रखना, ऐसा नहीं कि हीट रिलीज नहीं हो रही। और आपको पता जब जब हीट रिलीज होती है, जब जब हीट क्या होगी आपकी रिलीज होगी, तब तब कैसा होता है, तब तब आपकी जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे सिंपली, देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने रिएक्शन करा दी, जैसे मान लो एल्यूमिनियम ले लिया, Fe ले लिया, इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी वाटर ले लिया, कुछ मेटल्स होंगे जो ऐसे डायरेक्ट नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर वाला वाटर होगा उस पे रिएक्ट कर, उस पे सॉल्वेबल हो जाएंगे, याद रखना, कुछ मेटल ऑक्साइड है या मेटल्स, है ना। अच्छा, या कुछ मेटल्स होंगे, मेटल ऑक्साइड, जो क्या होंगे, सिंपली या मेटल्स किसमें होंगे, कोल्ड वाटर में डिजोल्व होंगे। तो ये ऐसा हमें पता नहीं चलता है ये किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, या कुछ वार्म वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो ये हमें देखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है हमें, ये हमें देखना पड़ता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं वार्म वाटर, कौन सा वाटर, वार्म वाटर,
ठीक है ना, हल्का सा गर्म पानी, ठीक है ना, हॉट वाटर और भी ज्यादा, तो वो देखना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है किसमें ये सॉल्वेबल होगा या किसमें नहीं होगा। तो देखो यार किससे रिएक्ट करेगा किससे नहीं करेगा, ये प्रैक्टिकली हम लेबोरेटरी में देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम एंड आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। देखो जैसा कि मैंने बताया था, ऐसा नहीं कि हर किसी से रिएक्ट कर लेगा, नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं किया, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। स्टीम मतलब समझते हो, वाटर वेपर, है ना, जो स्टीम होती है उसे क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वाटर वेपर में, सिंपली बोली जाए जैसे एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने वाटर से कराई, तो देखो क्या मिल गया आपको मिल गया Al2O3 प्लस 3H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अच्छा, जैसे आपने Fe की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, Fe की रिएक्शन वाटर से कराई, तो क्या मिला आपको मिलेगा फेरिक Fe3O4, है ना, प्लस 4H2, ये मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो। ये कब किससे कर रहा है, स्टीम से, याद रखना स्टीम है, यहाँ पे जो वाटर है वो स्टीम में है, जी मतलब गैसियस फॉर्म में, ठीक है, इतना क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सिंपली आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, यदि मैं आपको बात करूंगा अभी कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन जब कराऊंगा उसकी मैं बात करूंगा, या फिर मैं उसकी बात करूंगा फेरस पे, अभी मैं उसकी भी बात करने वाला हूं। वो अपन ने एक्सपेरिमेंट देखा भी था पहले के लेक्चर में, फिर से उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। उससे पहले जैसे मान लो आप मेटल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे, किससे कराएंगे, मेटल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे। जैसे ही आप एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, इवॉल्व हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि हम बात करें, ये हो गया सॉल्ट, ये हो गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे मान लो Mg की रिएक्शन हमने HCl से करा दी, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली मिलेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है ना। अच्छा, आपने मान लो जिंक की रिएक्शन करा दी H2SO4 से, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो गई। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है ना, क्या लिया हमने, मैग्नीशियम स्ट्रिप लिया यहाँ पे, और इसमें क्या डाल, डाइल्यूट एसिड में डाली, तो क्या निकले आपको, बबल्स के फॉर्म में, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकली है। क्या निकल रही है आपकी, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली अगली रिएक्शन। देखो मेटल की रिएक्शन जब आप डाइल्यूट एसिड से करोगे तो क्या मिला, साल्ट प्लस हाइड्रोजन मिला। अभी हाल में देखो कितने सारे एग्जांपल लिए थे, Mg का लिया था, है ना, और एग्जांपल लेके हुए, जैसे मान लो Mg की रिएक्शन HCl से करा दी, MgCl2 प्लस H2 मिला, है ना। एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपने HCl से करा दी तो AlCl3 प्लस H2 मिला, ठीक है ना। Fe की रिएक्शन HCl से करा दी तो FeCl2 प्लस H2 मिला, ठीक है ना। आपने जिंक की रिएक्शन कराई तो क्या मिला, ZnCl2 प्लस H2। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया आपको, किसी भी आप मेटल की रिएक्शन, है ना, किससे कराएंगे, आप एसिड से कराएंगे, डाइल्यूट एसिड से कराएंगे, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सॉल्ट मतलब यहाँ पे किसका मिलेगा, जिंक क्लोराइड बोलेंगे, और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, ZnCl2। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया बोला जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो जिसमें क्या लेते हैं हम, सिंपली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और आपका नाइट्रिक एसिड लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वो भी किसमें, 3:1 में, जो भी लेते हैं, जो कि 3:1 में लेते हैं। आप देख सकते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना, एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन दी रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 में लेते हैं। देख सकते हैं आप, एक्वा रेजिया इस टाइप से दिखता है, इस टाइप से एक्वा रेजिया दिखता है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हर मेटल गल जाती है, कोई भी मेटल इसमें डिजोल्व करा दो, कोई भी मेटल, है ना, हर मेटल एक्वा रेजिया में। तो यहाँ पे गोल्ड के लिए यूज करते हैं सिंपली। आप देखोगे यहाँ पे, देखो, इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन थ्रू नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। एक्वा रेजिया इज अ हाईली कोरोजिव फ्यूमिंग लिक्विड, मतलब किस फॉर्म में, आपको यदि गोल्ड को गलाना है तो आप किस में डालते, एक्वा रेजिया में डिजोल्व होता है। तो पूछा जाता है ना, क्योंकि क्या होता था पुराने जमाने में, यदि देखा जाए, पुराने जमाने में क्या राजा महाराजा होते थे, है ना, आपके राजा महाराजा होते थे, किंग, है ना, तो वो क्या करते थे, उनके पास गोल्ड होता था बहुत सारा। अब आपको पता है गोल्ड जब ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, चोरी वोरी होने का डर होता है, तो वो क्या करते थे, वो एक्वा रेजिया में
उस गोल्ड को, जिससे चोरी ना हो पाए, क्योंकि मेल्टिंग के फॉर्म में तो आप ले नहीं जा पाओगे, लिक्विड के फॉर्म में तो कहीं ले ही नहीं पाओगे। यदि आपको सॉलिड के फॉर्म में मिल जाए तो आप जेबों में भर लोगे, चुरा के भाग जाओगे, लेकिन आप लिक्विड के फॉर्म में तो नहीं ले जा पाओगे ना। तो वो क्या करते थे पुराने राजा महाराजा, इस गोल्ड को एक्वारिजिया में डिजोल्व करते थे, ठीक है ना, जिससे मेल्टिंग के फॉर्म में रखते, किसके फॉर्म में रखते थे, मेल्ट फॉर्म में रखते थे गोल्ड को। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली एक रिएक्शन की और बात कर रहे हैं, जो कि हमने पहले भी बात किया है। ये जनरली डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जैसे देखो, आपने ये एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा हुआ है अच्छे से। जब आपने आयरन नेल होते हैं ना, आपने Fe लिया, Fe को किस में डिजोल्व कर दिया, CuSO4 में डिजोल्व कर दिया। जैसे ही आप डिजोल्व नहीं किया, आयरन, ये आपकी आयरन नेल है ना, आयरन नेल है, ठीक है ना। इसको आपने क्या किया, CuSO4 लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे ही आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको डिजोल्व करेंगे, मतलब लटकाएंगे, तो आपको इसको क्या कर दिया, रख दिया। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, आफ्टर 30 मिनट समथिंग, है ना, आफ्टर 30 मिनट बाद क्या हुआ समथिंग, यहां पे जो नेल थी, आयरन नेल थी, वो आपकी कैसी थी, सिल्वर कलर की थी। सिल्वर बोल तो उस पे व्हाइटिश था, ठीक है ना। तो उस पे क्या आ गया, ब्राउनिश कलर आ गया। क्या आ गया, ब्राउनिश कलर। मींस वहां पे क्या हो गया, सिंपली वहां पे देखा जाए तो उस पे कॉपर डिपॉजिट हो गया। क्या हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया। वो जो सॉल्यूशन था वो कैसा होता, ग्रे कलर का हो जाता, सिंपली फेड हो जाता। कैसा हो जाता, फेड कलर हो जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन लिखूं, मान लो Fe की रिएक्शन CuSO4 से कराते तो क्या मिलता है, आपको मिलता है FeSO4, है ना, प्लस Cu, जो कि किस पे डिपॉजिट हो जाता है, आयरन पे डिपॉजिट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका मतलब क्या है, ये सारा का सारा डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्टिविटी सीरीज पे। जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है उस पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। तो जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जनरली बात करें, रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। हमेशा जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। आप ऐसे समझ सकते हैं, डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव मेटल को। तो देखो ऐसा आप समझ सकते हैं सिंपली। यदि हम बात करें कैसे, एक बॉडी बिल्डर आदमी है, मैंने वहां भी यही एग्जांपल दिया था, एक पतला सा आदमी है, तो उसने क्या किया, उसको हटाना है, उसके पास ताकत, उसने ऐसे किया, वो उड़ गया, है ना, उड़ गया मतलब गिर गया वहां जाके, और उसने अपनी जगह बना ली। तो आप देख सकते हो वो ताकत पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली, यदि देखा जाए, देखो तो क्या हो रहा है, मेटल ए है ना, मेटल ए है ना, इसने रिएक्शन किया साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, लिखा हुआ है यहां पे, देख सकते हो, साल्ट ऑफ सॉल्यूशन बी, है ना, सॉल्यूशन बी। जैसे आप सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन बी से रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, आपको मेटल भी मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हैं CuSO4 से। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ZnSO4 मिल जाएगा प्लस कॉपर मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम बात करें यहाँ पे जिंक की रिएक्शन जैसी कॉपर सल्फेट से कराई, तो जो ये यदि देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, अब क्या होता है, सिंपली जो जिंक होता है वो कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर के रिस्पेक्ट में। आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज जब आएगी तो जिंक कहां होता है, ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन से नीचे आता है। और आपको पता है जो प्लेटिनम होता है वो क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता था। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब देखो क्या हो रहा है, सिंपली यदि मान लो मैं कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से करा दूं यहाँ पे, यदि आप जिंक से कराएंगे तब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तब क्या नहीं है, आपकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा देख के। अब देखो, जैसे कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कुछ बताओ, मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। देखो, तो रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स, है ना, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एक्टिविटी, डिक्रीजिंग एक्टिविटी बोले तो ऊपर से नीचे, मतलब डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसकी होती है, पोटेशियम की होती है, ठीक है ना, किसकी होती है, पोटेशियम की होती है। जैसे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, पोटेशियम ले लिया मोस्ट रिएक्टिव, फिर सोडियम ले लिया, फिर कैल्शियम, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपकी सिंपली
रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जा रही है। तो देखो यहाँ आपका जिंक कहाँ था, ऊपर था, और देखो कॉपर कहाँ था, नीचे था, इसलिए तो जिंक ने कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। ऐसी आयरन कहाँ है, ऊपर है, और कॉपर कहाँ, नीचे है, इसीलिए उसने भी, आयरन ने भी क्या कर दिया था, इसको डिस्प्लेस कर दिया था कॉपर मेटल को। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की। ठीक है, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड जो बनता है सिंपली टू अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में बनता है। किसमें बनता है? टू अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में बनता है। अच्छा, अपोजिटली चार्ज बोले तो, अपोजिटली चार्ज बोले तो मतलब एक कटायन होगा, एक एनायन होगा। एक क्या होगा? कटायन होगा, और एक एनायन होगा। मतलब सिंपली यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जनरली, वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहां पे दो अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में क्या बन रहा है? सिंपली आपका आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना? इस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। और ये किसके किसके बीच में होता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। क्या बनता है हमेशा? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा क्या बनेगा? आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। जैसे आप Na की NaCl है ना, KCl, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, NaCl KCl आप समझ सकते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो आयनिक कंपाउंड के बीच में जनरली कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये हमेशा किसके बीच में लगता है? टू अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में लगता है, चार्ज आयंस के बीच में लगता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक बात मैं और बता रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आप पढ़ते हो जनरली बुक्स में, क्या पढ़ते हो? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यहाँ पे जो मेटल होती है वो क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और जो नॉन मेटल होती है वो क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।